नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हमारे साथ एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभागी कलाकार हैं जो इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था उन्हें और संगीत में ही वो अपना करियर बनाना चाहती थी। इसीलिए आज वो बहुत सफल हैं। हर भाषा में आप गा चुकी हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी और साउथ की भाषाओं में। और उनका बैंड भी है रुतबा। हाल ही में साउथ अफ्रीका का टूर करके आई हैं और उसके बाद फिर से एक टूर है और विदेशों में भी इनके शो निरंतर चल रहे हैं। फिल्मों में गा रही हैं और कई गाने इनके आए हैं और हिट हैं। और युवाओं में इतनी अच्छी पहचान है कि जहां अनुजा साय बात आता है, जहां इनका गाना रिलीज होता है, वहीं युवाओं की देखने की एक प्रतियोगिता टाइप हो जाती है कि अनुजा साय को सुनना। अभी 2 दिन पहले ही राजस्थान से आई हैं। करीब 25 दिन का एक शूटिंग का शेड्यूल था जिसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का नाम है अलवेली। तो नमस्कार अनुजा जी, बधाई हो आपको, आप फिल्म करके आई हैं आप और मुख्य भूमिका में। तो ये जो आपकी यात्रा है, संगीत की यात्रा, अभी इसको कह सकते हैं इतनी सफलता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सफलता है, लेकिन आप कहती हैं कि शुरुआत है। तो आप इस यात्रा के बारे में क्या क्या चल रहा है आपका अभी? जो आप पहले तो ये बताएं कि आपने हर भाषाओं में गाने गाए हैं जी। कौन कौन से आपके गाने हैं जो बहुत हिट रहे हैं, डिजिटल मीडिया में बड़ा हिट हैं, कई आपके गाने वायरल हुए, उनके बारे में आप बताएं। केशव जी, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतनी खूबसूरती से आपने मेरा परिचय दिया। आई थिंक फॉर एनी आर्टिस्ट बड़ा मोटिवेटिंग होता है और आपने इतने सुंदर शब्दों में उसको पिरोया है, तो सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद आपका। जी हाँ, ये बात एकदम सही है कि म्यूज़िक करना और उसको परस्यू करना एकदम ही अलग लेवल का सुकून देता है ये हमेशा से मेरा पैशन रहा है। लैंग्वेजेस में गाना कभी भी एक बैरियर इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो मेरी शुरुआत ही थी वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से हुई थी। तो जो डेब्यू मेरा था वो एक साउथ इंडियन फिल्म में था एज अ सिंगर, प्लेबैक सिंगर, और उसी फिल्म में सुनिधि चौहान जी ने भी एक आइटम सॉन्ग गाया था। तो मेरे लिए वो एक उस समय बहुत गर्व की और एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग बात थी कि मैं एक ऐसी टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ में प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ एंड मैं उनको दिल से पसंद भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। मतलब आई एम अ सुनिधि फैन। तो बस ऐसे ही जर्नी शुरू हुई। तो फिर पंजाबी, मराठी, कुछ एक आध भोजपुरी और हिंदी मेन तौर पे हमने वो गाने शुरू किए, जिसमें से पायल लोगों ने बहुत पसंद किया। पायल को बहुत प्यार मिला। बिटिया हो भी चिरैया और ये तलाश खुद की। एंड देन एक भोजपुरी गाना था, बड़ा डिफरेंट टाइप का था कि मैं पबजी की गेम बन गई हूँ, इस तरह से कुछ गाना था। और बड़ा मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी गाते हुए, लेकिन पता नहीं कब क्या क्लिक हो जाता है, लोगों को क्या पसंद आ जाता है। तो बस ये हिंदी गाने कुछ थे जो काफ़ी लोगों ने पसंद किए। और जब भी हम लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए जाते थे ऑल ओवर द ग्लोब, तो वो प्यार दिखता था लोगों की नज़रों में और दिखता है अभी भी, और बहुत बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये लीजेंडरी सिंगर पहले रियाज खूब करते थे। हाँ। आज की नई जनरेशन के बारे में हमने ऐसा सुना है कि वो रियाज की चोर होती है। हाँ, तो आपका उसके बारे में क्या? तो उसके लिए मैं ऑनेस्टली आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये बिल्कुल सच बात है। इसका एक टेक्निकल फ़र्क भी आ गया है। पहले के जो सिंगर्स थे उनको 1 टेक में सब करना होता था। उनकी तैयारी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए थी कि अभी ये नहीं कि एक लाइन ली कट, आधी लाइन ली कट, एक शब्द भी गलत आ गया तो पंच कर दिया। इतना जो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लोगों को मिल गया है ना, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसके कारण लोग थोड़े लेथार्जिक हो गए हैं, रियाज के चोर हो गए। लेकिन डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही कि ये एक एक्सक्यूज़ बन गया है लोगों के लिए, और ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम अगर किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट हैं, लोग इस यात्रा में सालों से हैं, संगीत हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे डांसिंग हो, ये एक आर्ट फॉर्म है जो गॉड गिफ्ट होता है। ये आपको सिखाने से नहीं आता, इसको सिर्फ आप तराश सकते हो, लेकिन इसका बीज अंदर होना चाहिए। तो जब भगवान आपको ये चीज़ देता है ना, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आपको चुना है। यू हैव बीन द चोजन वन, आपको चुना गया है ये चीज़ करने के लिए। तो मुझे लगता है चाहे पुराना टाइम हो चाहे अभी का टाइम हो, तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे ना हो।
और पुराने में तो हम सुनते आए हैं एक से बढ़कर एक, उन कलाकारों का तो हम नाम भी क्या लें कि वो हमारे लिए इंसाइक्लोपीडिया थे और हमको उनसे सीखने को इतना कुछ मिलता है जब हम उनके गाने सुनते हैं कि रिकॉर्डिंग सेशन के पहले वो इतने परफेक्ट होते थे तब ना, एंड नॉट ओनली सिंगर्स, म्यूजिशियंस भी, तब एक पूरा टीम बनता है और एक सुंदर आउटपुट सामने आता है। अच्छा, म्यूजिक इंडस्ट्री में जो लीडिंग म्यूजिक कंपनियां हैं, टी सीरीज, टाइम्स है, सोनी है, जी है, सभी के लिए आप गा चुकी हैं हाँ और जी। गा रही हैं। जी तो वो एक आपकी यात्रा के किस कंपनी के साथ कौन सा गाया, उसका जी, जो क्या रहा? सॉरी, जो अभी मैंने गाने बताए वो सब टी सीरीज, जी म्यूज़िक, सोनी म्यूज़िक और टाइम्स, इन चारों से रिलीज्ड हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि जब हम कोई भी आर्टिस्ट जब नया होता है उनको लगता है कि यस, एक म्यूज़िक लेबल का, क्योंकि उनकी खुद की एक जर्नी रह चुकी है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस होता है मार्केट में म्यूज़िक को डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हाँ, हमारे गाने उन प्लेटफॉर्म्स पर हैं। बिटिया होवे चिरैया टी सीरीज़ में है, दिल हुम हुम सोनी म्यूज़िक से रिलीज्ड है, तलाश खुद की जी म्यूज़िक से रिलीज्ड है, और काफ़ी स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं जो टाइम्स म्यूज़िक से रिलीज्ड हैं। तो आई थिंक मुझे सिर्फ ये बोलना चाहिए कि रास्ते अपने आप बनते गए और भगवान, गॉड वाज वेरी काइंड। आपका म्यूजिक बैंड है रुतबा जी। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका का टूर किया उसने, और भी देश विदेश में आपके कई प्रोग्राम होते हैं। जी। तो ये रुतबा म्यूजिक बैंड के बारे में कब शुरू हुआ और कितने म्यूजिशियंस हैं इसमें, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो हमारा बैंड है ये 2013 में हमने इसको एक सही मायने में कहना चाहिए कि लॉन्च किया था। काम तो पहले भी कर रहे थे बट एक थोड़ा एक सीरियसनेस आता है। जो हमारा पहला म्यूज़िक वीडियो है तलाश खुद की, वो उस पूरे बैंड के आधार पर ही था। एंड हमारी टीम ऑलमोस्ट 10 लोगों की, जिसमें से हमारे 6 to 7 म्यूजिशियंस हैं एंड हमारा साउंड इंजीनियर, हमारे लीड सिंगर, एवरीथिंग, इट्स अ कोर टीम, पूरा एक बैंड है प्रॉपर। हमने वर्ल्ड वाइड शोज़ किए हैं जैसा कि आपने अभी बताया, साउथ अफ्रीका में है, सिंगापुर में है, दुबई में है, इंडिया में तो करते ही हैं। और हमारे जो जॉनर्स हैं, बॉलीवुड से लेकर फोक फ्यूजन से लेकर सूफियाना, जैज़, स्पिरिचुअल म्यूज़िक, ऑफ कोर्स अनप्लग्ड म्यूज़िक, तो हमने अलग अलग सेगमेंट्स बना के रखे हैं बिकॉज हर तरह की क्राउड है जो हर तरह का म्यूज़िक सुनना चाहती है। तो अगर हमारी कोर कॉम्पिटेंसी की बात करें सो दैट इज़ सॉफ्ट रॉक। क्या बात, क्या बात, तो क्या बात जी। अच्छा, अभी जब आप राजस्थान में शूटिंग कर रही थी जी। तो आपके जो कुछ फ़ोटो मीडिया में हमने देखे, तो बातचीत की, फिर हमने आपसे इंटरव्यू के लिए बातचीत की, तो लोगों ने ये कहा कि आपके जो शुभचिंतक हैं, आपको सुनते हैं, बोले ये तो अनुजा जी तो फिल्म अभिनेत्री हैं, इनको गायिका से ज़्यादा फिल्में करना चाहिए। तो ये आप इतनी सुंदर भी हैं, अच्छी गायिका हैं, मतलब वही मैंने जैसा कहा कि बहुमुखी प्रतिभा की। तो ये इस अलबेली के बारे में बताएं आप। सो आई थिंक वही ना, ये आप कहते हैं ना, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अच्छा लगता है जब बोलते हैं कि आप उस लायक हैं, किसको नहीं अच्छा लगेगा, मैं वो झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन डेफिनेटली ये एक ऐसी जर्नी शुरू हुई कि इसके जो डायरेक्टर हैं सत्येंद्र चौहान जी, इनसे मेरा एक कांटेक्ट 7-8 सालों से था, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। एंड ही इज़ अ वेरी सीनियर NSD डायरेक्टर, और वो थिएटर के इतने सीरियस, थिएटर जब बात आ जाती है तो मतलब आप जानते हैं थिएटर के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कि वहाँ कलाकार बहुत तैयार होता है और उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है। कहते हैं ना कि जब बुद्धि में आता है तभी वो क्लिक होता है। उन्होंने मुझे हमेशा से बोला कि ठीक है सिंगिंग तुम करती हो, बट मुझे मेरे विजन और एक्सपीरियंस से पता है दैट इट इज़ मच मोर देन दैट। सिंगिंग से ज़्यादा आपका जगह कोई और है। और बात होती थी उनसे तो मैं सीरियसली नहीं लेती थी कि मेरे को अपना नहीं सिंगिंग पे फोकस करना है। म्यूज़िक वीडियोस में कर ही रही थी, उसमें मैं एक्टिंग करती ही थी, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया। बट देन पता नहीं क्या क्लिक किया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट के साथ मुझको अप्रोच किया था। वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये अलबेली नहीं है, वो हम बाद में करने वाले हैं। शुरुआत उस कॉन्सेप्ट को लेके थी क्योंकि वो एक राजपूतानी और एक राजपूत फैमिली पे बेस्ड कॉन्सेप्ट था, तो उनको लगा कि उनको वो रजवाड़ा लुक मुझ में दिखता है, ऐसा उनका कहना था। मैंने कहा ठीक है सर, दिखता तो है, पर जो एक्टिंग करनी होगी वो आप करवा लोगे मुझसे। मतलब मुझे पता था कि देखिए कैसा होता है ना, समवेयर डाउन द लाइन आपके सबकॉन्शियस माइंड में या ब्लड में वो होता है, वो तब आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस दिखते हैं। बट फिर भी जब तक ना किया हो, हल्का सा एक इनहिबिशन तो रहता है, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे कि फियर ऑफ द अननोन,
कि हमें पता नहीं रहता कि आगे कैसा आएगा नहीं आएगा, और वो इतना एक्सपीरियंस्ड और सीनियर डायरेक्टर अगर हम पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, हमने गड़बड़ कर दी तो हम क्या, बहुत तरह के सवाल होते हैं। और जो आपके म्यूजिक जो वीडियो देखे हैं वो तो बहुत कमाल के हैं ही, साथ में जब आप फिल्में करती हैं तो उस किरदार में और उधर म्यूजिक वीडियो में जो एक्सप्रेशन करना, जो फीलिंग्स आती है, तो इसमें जो इस किरदार को आपने निभाया है, कितनी तैयारी करी है आपने उसके साथ, और न्याय कर पाई आप पूरी तरह से? सर ऑनेस्टली मैंने तैयारी इस किरदार की नहीं की जी, कि तैयारी दूसरे किरदार की हो रही थी, लेकिन एक दूसरे कॉन्सेप्ट की हो रही थी। अच्छा। लेकिन एक्टिंग तो एक्टिंग है, तो उसका जो डेप्थ है, उसकी जो सीरियसनेस है, बट मैं कहती हूँ ना, शत शत नमन सत्येंद्र जी को कि उन्होंने जिस तरह से अगर वो एक कहते हैं ना कि गाइडिंग लाइट नहीं मिलती है ना, तो आपको चीज़ों को दिखाना नहीं आता, प्रदर्शित करना नहीं आता, कि हम एक ही लाइन को कहने के 100 तरीके हो सकते हैं, लेकिन उस समय में उस किरदार में ये लाइन अगर वो कहेगी तो कैसे कहेगी, ये म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग करने से नहीं आएगा, क्योंकि म्यूजिक वीडियो में डायलॉग डिलीवरी नहीं होती, डायलॉग का प्रोजेक्शन, डायलॉग की डिलीवरी वो तो फिर इसी में से ही होती है। और सत्येंद्र जी के साथ साथ मैं खास तौर पे एक फिल्म क्रिटिक जो बहुत ही माने जाने फिल्म क्रिटिक हैं और बहुत अच्छे मित्र भी हैं, गिरीश वानखेड़े जी, आप तो जानते ही होंगे, जब मुलाकात हुई थी, आपको लेने वाले हैं, अभिनेत्री लेने वाले हैं आपसे, आप तो जानते ही हैं उनकी, उनके साथ मुलाकात, आपसे तो बात छुपी नहीं है। तो मिले हम सिंगर की तरह थे, तो उनके पहले शब्द थे कि ठीक है, बट आई डोंट सी यू एज अ सिंगर, आई सी यू एज अ मेन लीड एक्टर। उनके शब्द थे जो शायद मिड डे ने कोट भी किया है कि ये आप, मैं ऐसे नहीं देखता, वो ठीक है करो। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये अभी ऐसा कैसे हो रहा है? आप बहुत रिएक्शंस को और ओपिनियंस को ना आप तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाते हो, आपको टाइम चाहिए होता है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए, उस पर सोचने के लिए, टू स्लीप ओवर इट एंड अंडरस्टैंड कि क्या चीज़। इस किरदार को आपने कितना समझा और कितने प्रतिशत आपने न्याय किया, आप अंदर से आपकी क्या विचारधारा है? ये सवाल मुझसे पूछना तो बहुत गलत है, ये तो डायरेक्टर सर ही बता सकते हैं कि मैंने कितना प्रतिशत न्याय किया है। कितना संतुष्ट मिला, ये संतुष्टि कितनी मिली? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये किरदार अलग टाइप का था, ऐसा नहीं था कि एक चैलेंजिंग, मेरे लिए डांस फॉर्म नया था, नया यानी मैंने देखा है लेकिन किया कभी नहीं है, पारंपरिक था, पारंपरिक। कालबेलिया एक बहुत ही डिफिकल्ट डांस फॉर्म है, उसके लिए बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, दुनिया में इसके शोज होते हैं, पूरे दुनिया में शोज होते हैं, और हमने दूसरों के देखे हैं, लेकिन कभी खुद को उस वेशभूषा में इमेजिन ही नहीं किया था। और एक्टिंग तो मतलब मुझे नहीं लगा था कि पहला प्रोजेक्ट मुझसे इतनी ज्यादा, एक होता है ना थोड़ा लाइट एक्टिंग करना और एक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी उसमें देना, एक गाँव की सप्रेस्ड लड़की है, डिप्रेस्ड लड़की है, उसकी इंटेंसिटी देना, तो उससे अपने माइंड को पूरी तरह वहाँ रखना पड़ता है। थोड़ा भी अगर हम स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं ना, तो वो हम किरदार से दूर हो जाते हैं। तो जैसा सर ने मुझे बताया, अगर वो खुश थे, तो मैं आपसे बोलूँगी संतुष्टि का तो पता नहीं, पर मैं अपने काम से सरप्राइज्ड बहुत थी, और इन अ गुड वे, अच्छी तरह से कि ये मुझसे हो सकता था। ऐसा कहा जाता है कई जो सशक्त अभिनेता होते हैं, चाहे नवाजुद्दीन हो या नसीरुद्दीन शाह, और भी कई कलाकार हैं, जो जिस किरदार में वो घुसते हैं उस किरदार से फिल्म कंप्लीट होने के बाद निकल नहीं पाते हैं। आपके लिए इतना आसान था उस किरदार से निकलना, क्योंकि 25 दिन आपने उस किरदार को निभाया है, उसको जिया है, और उसको तब से जिया है जब से फ्लोर पे ही नहीं गए, फ्लोर पे जाने के पहले से, जब हमारी रिहर्सल्स होती थी, वर्कशॉप होती थी, या जब उसके बारे में डिस्क्राइब करना सर ने शुरू किया, तो उसको अपने आप से रिलेट करना चालू कर दिया था, क्योंकि हमारी डांस रिहर्सल स्पेशली उसके पहले होती थी। इसके जो कोरियोग्राफर हैं यज्ञेश मारू जी, और उन्होंने जिस तरह से डांसिंग लेसन्स लिए हैं, मैं उनसे यही बोल रही थी, आप श्योर हो ना शूट चालू होने तक मैं इसको कर लूँगी ना? वो सिर्फ मुझको घूर के देखते थे, बोले वो मेरा काम है, वो मेरा काम है, मुझे पता है कौन क्या कर लेगा, और ये इतने टाइम का एक्सपीरियंस है। उमेश जी जिन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से इसका म्यूज़िक दिया है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप इतना रॉ म्यूज़िक आप वो फील दे दोगे? मैं मतलब मुझे सबके काम पे कॉन्फिडेंस था, सिर्फ अपने काम पे उतना नहीं था। गाने भी आपने गाए इसमें? गाना एज सच नहीं है। अच्छा। इसमें एक कंटिन्यूअस एक थीम है जिस पे कालबेलिया परफॉर्म करते हैं, और कालबेलिया की खास तौर पे बात है कि कालबेलिया में लिरिक्स के ऊपर डांस बेस्ड नहीं होता, लिरिक्स कुछ भी चलते हैं और डांस एक अलग अलग अपने हिसाब से चलता है, तो डांस के मूवमेंट का लिरिक्स से कोई लेना देना नहीं होता, उसके भाव से लेना देना होता है। ये कालबेलिया की एक विचित्र बात है।
अच्छा, आप आज के जो यंग जनरेशन को जो संगीत पसंद है, गीत पसंद है, उसी तरह का आप संगीत भी बना रहे हैं, गीत भी बना रहे हैं, क्योंकि आपका स्टूडियो ही है। उस बारे में बताएं, आज की जनरेशन क्या सुनना चाहती है, क्योंकि जो सुनना चाहती है वही आप सुना रही हैं। ये बात सही है जी। हम कई बार ऐसा काम करते हैं जो हमें नहीं पसंद आता, या कई बार हम ऐसा काम दिखाना चाहते हैं जो लोग अगर सुने तो वाकई उनको पसंद आएगा। मैं ऐसा एक तालमेल बिठाना चाह रही हूँ, एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं ताकि वो हर एज ग्रुप को अट्रैक्ट करे। मतलब वो यूथ को भी पसंद आए, वो सीनियर लोगों को भी पसंद आए, वो बच्चों को भी पसंद आए। वो मतलब एक अच्छा म्यूज़िक सबको पसंद आता है। और म्यूज़िक कहते हैं ना, म्यूज़िक की ज़ुबान नहीं होती, भाषा नहीं होती। तभी हम कोई भी लैंग्वेज का गाना, अगर हमें धुन अच्छी लग रही है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, तो हम प्ले करते हैं, हम सुन लेते हैं उस गाने को। तो हमारी कोशिश यही रहती है एज एन आर्टिस्ट कि हम किसी एक ग्रुप को पकड़ के म्यूज़िक ना बनाएं। क्या बात। तो अनुजा साएं आगे किस में स्थापित होना चाहती हैं? एजे अभिनेत्री, मुझे पता था ये सवाल आने वाला है। या दोनों? नहीं निकाल सकती। देखिए बहुत मुश्किल है ऐसे बोलना कि मेरे अंदर से अभिनेत्री निकल जाएगी या मेरे अंदर से गायिका निकल जाएगी। ये सवाल बहुत मुश्किल है। और क्यों नहीं, हम दोनों काम क्यों नहीं कर सकते? इतने एक्टर्स हैं, मेल एक्टर्स हैं जो सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं। तो फीमेल्स भी शुरू हो जाएंगे अगर सिंगिंग एक्टिंग करना। तो क्यों, वही बात होती है ना कि जब एक जेंडर एक काम कर रहा है तो दूसरा जेंडर क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, आपकी सुंदरता पर कॉलेज के दौरान ही जो दोस्त तैयार होंगे उनके कुछ कमेंट तो आते होंगे यार कि यू कैन बिकम एन एक्ट्रेस? आते थे, बट उनको पता था मैं, मतलब कॉलेज के दौरान मैं फैशन शोज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी और सिंगिंग तो था ही, डांसिंग, सब में मैं हमेशा कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रही हूँ, इंटर कॉलेज इवेंट्स। इवन MBA के टाइम पे मेरा जो हमारे कॉलेज का बैंड था डाइट ट्राइब, उसकी मैं प्रेसिडेंट थी उस समय। एंड तो इस सब में मैं हमेशा एक्टिव रही हूँ। बोलते थे हाँ बन सकते हैं, बट शायद बहुत लोग ये जान रहे थे कि मैं पहला प्यार एक होता है ना कि मुझे परफॉर्म करना है, आई वांट टू सिंग। मुझे मेरा जो एक वो निकल के आता है ना, तो सारी मेरी एक्टिंग डांसिंग गाते हुए ही निकल जाती थी। ये अंतिम सवाल, अब रुतबा म्यूजिक बैंड के बारे में बताइए, विस्तार से पहले बातचीत बताइए। कितने म्यूजिशियन होते हैं इसमें, वो किस तरह की जैसा हाँ मैंने आपको बताया कि बैंड एक ऐसा होता है कि हमारी जो रिहर्सल्स हैं, तैयारी है, वो शो पे डिपेंडेंट नहीं है। कितने म्यूजिशियंस हैं? 7 म्यूजिशियंस। हाँ जी। अच्छा, और हमारे म्यूजिशियंस का ग्रुप, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम अलग अलग जॉनर में करते, तो रुतबा बैंड के अंदर अगर हम अलग अलग जॉनर्स करें तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बदलेंगे। जैसे अगर हम सूफी परफॉर्म कर रहे हैं, और बैंडों से अलग है आपका बैंड, कुछ लगता है? इसीलिए क्योंकि हम एक जॉनर को पकड़ के नहीं परफॉर्म करते हैं। जैसे और बैंड्स में क्या होता है, और बैंड कि हम तो भाई बॉलीवुड ही करते हैं, हम रॉक म्यूजिक ही करते हैं, हम इंग्लिश म्यूजिक ही करते हैं, हम स्पिरिचुअल, हम ऐसे नहीं हैं। हम लोग बिकॉज हम ये कर पा रहे हैं, भगवान की कृपा है, तो हम इन सब जॉनर्स को केटर करते हैं। और जब आप म्यूजिशियंस की बात करें तो म्यूजिशियंस जॉनर के हिसाब से बदलते हैं। अब अगर हम सूफी म्यूजिक की बात करेंगे तो सूफी में अगर हमको मानिए ढोलक लगेगा, हमको एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लगेगा, वो हमको वेस्टर्न म्यूजिक में नहीं लगेगा। तो वहाँ परकशन में हम ढोलक नहीं लेंगे, हम वहाँ परकशन में दूसरा बेबी समझिए काहौन ले लेंगे, दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे। बट रिदमिक तो रिदमिक ही है। क्या बात? तो वो उसका समझ होना कि हमें किस थीम के हिसाब से कौन से म्यूजिशियंस चाहिए या किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग रहती है। क्या बात है। धन्यवाद आपको, और हमारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म बहुत अच्छी हिट रहे। जैसा कि आपने अनुजा साएं को सुना पूरा, आने वाले दिनों में इनके फिल्मों में कई हिट गाने आपको सुनने को मिलेंगे, एल्बम भी इनके खूब आ रहे हैं और फिल्मों में भी काफ़ी इनको ऑफर आ रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू केशव जी, थैंक यू सो मच।